आज भोर से ही पहाड़ों पर बादलों की अटखेलियां चल रही हैं। कभी कभी धूप निखर आती है और कभी कभी बिल्कुल अंधेरा सा छा जा रहा है। कल खूब सारी जो बर्फ पड़ी थी अब थोड़ी कम हुई है। सामने कुछ बसंती रंग के फूल खिले हुए हैं जिन पर आज तितलियां नहीं मंडरा रही हैं। एक सफेद तितली अभी आकर के बैठी। बहुत मध्यम पंछियों का कलरव गूंज रहा है। और बहुत ही भीनी खुशबू फूलों की आसपास फैली हुई है। और एक बैगनी रंग का फूल भी अकेला खिला हुआ है। आज हम लोग एक नई यात्रा पर साथ साथ चलते हुए निकलते हैं। यह ध्यानशाला का पहला दिन है और पहली बैठक है। हम लोगों ने इस बार साथ साथ चलते हुए अन्वेषण के लिए जो बिंदु चुना है वह है ध्यान और समर्पण। अगर इसको एक शब्द में कहा जाए तो हम इसे कुछ उस मस्ती का नाम दे सकते हैं जिसे खुमारी कहते हैं। हम वे मित्र जो लंबे समय से साथ में चल रहे हैं, जो ध्यान प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जागरण को अवसर दिया हुआ है, आत्म अवलोकन को अवसर दिया हुआ है, हम उन मित्रों के लिए यह ध्यानशाला अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इनकी सभी बैठकों में, वार्ताओं में, संवाद में हम साथ साथ चलते हुए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी इसकी खूब अपने भीतर मजाई करेंगे कि वास्तव में खुमारी क्या है। खुमारी को अभिव्यक्त करती हुई एक छोटी सी कविता जो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों के पास आई है, उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। कविता का शीर्षक है अशेष काव्य। प्रेयसी द्वार पर है, प्रेयसी द्वार पर है, कदाचित उसके पांवों की महावर, हाथों की मेहंदी और बालों में गुथे बेला के फूलों की गंध से पहले ही उसके अतल गहराते मौन समर्पण ने मुझे खबर कर दी है। प्रेयसी द्वार पर है, कदाचित उसके पांवों की महावर, हाथों की मेहंदी और बालों में गुथे बेला के फूलों की गंध से पहले ही उसके अतल गहराते मौन समर्पण ने मुझे खबर कर दी है। मैं लपक कर द्वार पर पहुंचता हूं, सांकल हाथ में ले ली है, किवाड़ के उस पार वह है, इस पार मैं।
पर यह क्या, जैसे मूर्छित सा मैं जाग जाता हूं। पर यह क्या, जैसे मूर्छित सा मैं जाग जाता हूं, खोलने से पहले वापस लौट आता हूं। नहीं नहीं, यह प्रेयसी नहीं है, यह तो मेरा ही रचा, मेरा ही बहुअभीप्सित छद्म रूप सज संवर आया है। भला जब तक मैं हूं, प्रेयसी आ कैसे सकती है। प्रेम विरह की यात्रा ने इतना बोध तो हृदयंगम कर दिया है कि प्रेमी युगल कभी मिलते नहीं हैं। प्रेम कभी मिलन में पूर्ण ही नहीं होता। मिलता सा दिखता प्रेम सिर्फ असंवेदना सघन करता है। मिलता सा दिखता प्रेम सिर्फ असंवेदना सघन करता है, या फिर युगल मध्य की दीवार को मजबूत और पारदर्शी कर देता है। दो कभी एक हो ही नहीं सकते, दो कभी एक हो ही नहीं सकते। हां, एक दूजे को देख मिलन की अदम्य प्यास में एक एक शून्य हो सकते हैं, एक एक शून्य हो सकते हैं। वस्तुतः प्रेम सिर्फ शून्य में ही पूर्ण होता है। फिर यह किसकी महावर है, किसकी मेहंदी है, किसके बालों में गुथे फूलों की मादक गंध और किसकी ओर से गहराते मौन समर्पण की मुझको पुकार आती ही जाती रही है। खैर, अवसर पाकर उस चुपचाप आती महकती पुकार में मैं स्वयं को विसर्जित कर देता हूं। अरे यह क्या, भीतर कोई प्रेमी नहीं है, बाहर भी कोई प्रेयसी नहीं है, भीतर बाहर जैसा भी कुछ नहीं है। और वह द्वार, वह कपाट कहां गया, वह आती पुकार, वह मैं कहां गया। क्या यह सब बस एक खुद का ही रचा प्रपंच था। अहो, यह बिना ऋषि के कौन गीत कौन ऋचाएं गूथे चला जाता है। अहो, यह बिना ऋषि के कौन गीत कौन ऋचाएं गूथे चला जाता है। यह अखंड क्या है जिस पर बाग में पलाश के फूल खिले हैं। यह अखंड क्या है जिस पर बाग में टेसू के फूल खिले हैं, जिनसे अपने आप उमड़कर रिश्ता हुआ लाल रंग महावर सा महकता जाता है। वन में बानरों की चंचलता से, मेहंदी के रगड़ खाए पात से और मंदराचल से क्या बेला के सुकुमार फूलों का सुवास अपने आप शीतल पवन संग बहा चला आता है। प्रेम कहीं नहीं है, प्रेमी कहीं नहीं है, प्रेयसी कहीं नहीं है। फिर भी प्रेम और उसका महारास, उसका चहुओर घटता महोत्सव कैसे ब्रह्म सा बढ़ता चला आता है। प्रेमी कहीं नहीं है, प्रेयसी कहीं नहीं है, फिर भी प्रेम और उसका महारास, उसका चहुओर घटता महोत्सव कैसे ब्रह्म सा बढ़ता चला जाता है। आह, यह सब गायन गीत है। आह, यह सब गायन गीत है, या यह है किसी मिटे ऋषि की ऋचा। इसके आदि का नहीं पता, अंत का नहीं पता, बस मेरे मिटने में जुड़े कुछ छंद हैं। बस मेरे मिटने में जुड़े कुछ छंद हैं जो इस अशेष जीवंत काव्य में जुड़े जाते हैं। इस अशेष जीवंत काव्य में जुड़े जाते हैं। बस मेरे मिटने में जुड़े कुछ छंद हैं जो इस अशेष जीवंत काव्य में जुड़े जाते हैं। यह कविता एक साथ होने और मिटने दोनों का उद्घोष करती है, और साथ ही साथ यह होने और मिटने के पार जो है उसको अनावृत करती है। होना और मिटना, कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे मन के ही ढंग हैं। हां, मन के इन ढंग के पार
इस होने और मिटने की आपस में एक दूसरे को काट जाना, होने और मिटने का एक दूसरे को काट जाना, वह उस पार की झलक को उघाड़ देता है, जिसे हम खुमारी कह सकते हैं। खुमारी एक ऐसी भाव दशा जो न होश है और न बेहोशी। खुमारी एक ऐसी जीवन की दशा जिसमें होश में आने वाला विसर्जित है और बेहोश होने वाला वह विसर्जित है। हम दो ही चीज तो जानते हैं, एक होश, दूसरा बेहोशी। हम दो ही चीज तो जानते हैं, एक नींद, दूसरा जागरण। नींद का ही हिस्सा है स्वप्न। तो मोटे तौर पर हम दो चीज जानते हैं, एक जागरण और एक नींद। लेकिन नींद और जागरण के पार कोई ऐसी दशा है जो हमारे होने से मुक्त है, हमारी जानकारी से मुक्त है, हमारे बोध से मुक्त है, हमारी समझ से मुक्त है। उसका हमको नहीं पता है, उसकी हमको कोई खबर नहीं है। उसी दशा की तरफ यह इशारा कर रही है कविता, उसी जीवंत दशा की तरफ इस कविता में इशारा है, जिसमें प्रेमी कहीं नहीं है क्योंकि प्रेम करने वाला कोई नहीं है, प्रेयसी कहीं नहीं है क्योंकि प्रेमी नहीं है तो प्रेम का पात्र भी नहीं हो सकता। हां, प्रेम कुछ इस तरह से वहां पर विद्यमान है जो कि अशेष रूप से बढ़ा ही चला जाता है। उस तरफ की जो वह दशा है उसे खुमारी नाम से यहां संबोधन दिया जा रहा है। थोड़ा कुछ संदर्भों में हम लोग समझें तो यह भाव दशा हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। खुमारी, उसको प्रमुख रूप से 3 तल में हम लोग बांट करके समझ लें तो हमें ख्याल में आने लगेगा कि असल में खुमारी क्या है। एक खुमारी जो कि मादक द्रव्य पैदा करते हैं, जो नशीले पदार्थ पैदा करते हैं, गांजा, भांग, शराब, यह कुछ ऐसी मानसिक दशा को पैदा करते हैं जो खुमारी जैसी लगती है। ये भीतर जो ज्यादा नशीले पदार्थ हैं जैसे हेरोइन, कुछ और भी डायजापाम की गोलियां, यह सब जो चीजें हैं उसमें मस्तिष्क और विचार की सारी प्रक्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। मैं का जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा थम सा जाता है, स्थगित सा हो जाता है, निलंबित सा हो जाता है और सोया भी नहीं गया होता है। तो कहीं न कहीं वह जो रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में भीतर हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं, हमारे अंदर की जो सिराएं हैं वे प्रभावित हो जाती हैं, उसमें थोड़ी सी खुमारी की झलक आती है। इसी वजह से नशे का इतना आकर्षण है कि नशे में न तो वह दशा है जो बेहोशी की है, अन्यथा हम लोग फिर नींद ही ले लेते, फिर तो नींद की गोलियां ही खा लेते। नहीं, हम नींद भी नहीं चाहते। नशा बड़ी और चीज है। नशा न नींद है, यानी न तो बेहोशी है और न तो होश है। नशे में वह जो एक तथाकथित रूप से जो हमारा उथला मन है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, वह थोड़ा सा अप्रभावी सा हो जाता है, थोड़ा सुप्त सा हो जाता है, वह थोड़ा बोझिल सा हो जाता है और फिर भी हम सो नहीं गए होते हैं। तो वह कहीं न कहीं वह उस थोड़ी सी उस दशा की तरफ इशारा करती है जो वास्तव में जीवन की असल दशा है, जिसमें मैं का पूरी तरीके से अवसान है। नशे में थोड़ा सा मैं शिथिल हो जाता है, थोड़ा सा उसका जो एकदम कसा हुआ तनाव है वो गिर पड़ता है, वो ढीला पड़ जाता है। तो एक खुमारी की वो अवस्था है। अक्सर जब गहरे नशे से
बाहर आता है व्यक्ति तो थोड़ी सी खुमारी का एहसास होता है। तो असल अगर ठीक से कहें तो नशे और होश के बीच में वो थोड़ा सा जो एहसास है उसे हम खुमारी नाम दे सकते हैं। यह रासायनिक पदार्थों के द्वारा, नशीले पदार्थों के द्वारा लाई जाने वाली खुमारी है, जो कि धीरे धीरे अपने प्रभाव के कारण, अपनी मांग के कारण पूरी जीवन शैली को अपने कब्जे में लेने लगती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं उसकी अभ्यस्त होने लगती हैं, आदी होने लगती हैं। और वह कहीं न कहीं एक और भी बात को हमारे जीवन में बाधित करती है, वह है रचनात्मकता। इसमें जो अभी हमारा होना है, हमारा शरीर है, मन है, वह बोझिल तो हो जाता है, वह थिर तो पड़ जाता है, पर कोई जीवन में ऐसी रचनात्मकता नहीं शुरू होती है जो कि इस शरीर के और मन की पूरी संरचना के पार हो। ऐसा कोई जीवन उघड़ करके नहीं आता है। तो जो है वह भी शिथिल होता चला जाता है। इसीलिए नशे में व्यक्ति धीरे धीरे वह बिल्कुल भी कुंद हो जाता है। अगर नशा लंबे समय तक चलता रहे तो व्यक्ति मृत प्राय हो सकता है, हो ही जाते हैं लोग वे। और ऐसी थोड़ा मस्तिष्क की शिथिल अवस्था में तथाकथित रूप से कुछ कविताएं भी लोग लिखते हैं, लेकिन वह कविताएं वैसी कविताएं नहीं है जैसी कबीर की रचना है। वो फिर कुछ मजाज वाली कविताएं हैं जो बड़ी अच्छी सी तो लगेंगी, और उसमें मन काम नहीं कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा है, पर वो उसके पार कुछ ले जाने में असक्षम है, जीवन को ही उस पार ले जाने में असक्षम है वो। तो नशे वाली बात को, नशे की खुमारी को हम लोग एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंभीर हैं, बड़े खतरे हैं। एक तो यह जो अभी हमारा जीवन है उसको शिथिल, उसको कुंद और मंद करता चला जाता है नशा, और दूसरा यह मन के पार ले जाने में असक्षम है। मन के ही क्रियाकलाप को शिथिल करके यह थोड़ा सा एक ऐसा एहसास देता है जो खुमारी जैसा है, खुमारी नहीं। दूसरी बात आती है जिससे हम रोज दो चार होते हैं, वह हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से करता है, वह उसकी इनबिल्ट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जैसे जब हम सोने से नींद में जाने लगते हैं, ठीक जब माफ करिए, जब हम जागरण से नींद में जाने लगते हैं, तो वो जो संधि काल होता है वह खुमारी का होता है, लेकिन उसकी हमको उतनी प्रखर समझ नहीं है। नींद से जब हम जागरण में आते हैं भोर के समय विशेष करके, तब एक कुछ क्षणों का ऐसा संधि काल होता है जिस संधि काल में न तो हम सोए होते हैं, न तो जागे होते हैं, और न ही मैं होता है, न ही मैं का एहसास होता है। नींद जा चुकी है, जागरण अभी पूरा आया नहीं है। जागरण से एहसास कि विचारों का जो सातत्य है, विचारों का क्रियाकलाप है, वो अभी सक्रिय नहीं हुआ है। विचारों का क्रियाकलाप सक्रिय न होने के कारण अभी मैं का क्रियाकलाप सक्रिय नहीं हुआ है, मैं का बोध सक्रिय नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो है वो विचारों का उत्पाद है, जिस पर हम लोगों ने विस्तार से पिछली बैठकों में चर्चा की हुई है। आप पाएंगे हम लोगों के यह बोध में है, बस हमको बस उस अनुभव को रिकॉल करना है कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए हमको यह भी पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, कहां पर हैं। यह ख्याल आने में कि हम कहां पर हैं, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, जो कि विचार अभी सक्रिय नहीं हुए हैं, इसलिए यह सारी चीजें नहीं काम करती। वह जो वह संधि काल का वह जो अंतराल है वह खुमारी है, जिसमें न नींद है न जागरण है, न हम सोए हैं न जागे हैं। यह जो अवस्था है, यह जो संक्रमण का काल है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति की व्यवस्था के क्रम में शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के क्रम में, क्योंकि शरीर को अगर वह
12 घंटा 16 घंटा लगातार जागा हुआ है तो उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो उसको 7 घंटा 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। वह जो और उसकी प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें जो संधि काल है उसमें थोड़ी सी खुमारी की झलक मिलती है। अब यहां पर थोड़ा हम खुमारी को समझ लें क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोगों के अन्वेषण के लिए। खुमारी बनती नहीं है, खुमारी का जो हमारे भीतर एक वास्तविकता है, खुमारी की सच्चाई है, उसको थोड़ा उस काल में अवसर मिल जाता है अपने को बने रहने का। यानी शरीर के तल पर नींद जा चुकी है और अभी विचारों ने सक्रिय होना शुरू नहीं किया है। वह जो संधि काल है उसमें मैं भी नहीं है, विचार भी नहीं है और शयन भी नहीं है, यानी निद्रा भी नहीं है। उस काल में असल चीज जो हमारे जीवन की वास्तविकता है वो थोड़ी देर के लिए अपने को उघाड़ पाती है, क्योंकि जो ऊपर से चलने वाली चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें हैं वह दोनों ही शिथिल पड़ गई। प्राकृतिक घटना के रूप में नींद जो है वह जा चुकी है, जो शारीरिक तल की घटना है वह जा चुकी है, और यांत्रिक और बनावटी क्रम में जो मानसिक संरचना है वह अभी सक्रिय नहीं हुई है। इसलिए जो मानसिक संरचना और शरीर की प्राकृतिक संरचना के पार का सत्य है वह थोड़ी देर के लिए झलक में आ जाता है। वह इतने कम समय के लिए झलक में आता है कि हमारी वह पकड़ में आते आते चूक जाता है, हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, पर हम सबको अगर हम रिकॉल करें तो उसका एहसास है। वह थोड़ी देर की घटना जो है खुमारी। अब आते हैं हम लोग उस जगह पर जहां पर यह जो वास्तविक जीवन है, जिसे कहें, जिस पर प्राकृतिक जीवन की घटना यानी शारीरिक जीवन की घटना, यह जो शरीर के रूप में हमारी अभिव्यक्ति है ये, और मानसिक घटना, सोच विचार और मैं की घटना, यह दोनों ही जहां पर विसर्जित हो जाए। यानी न नशे से और न ही जो इसने एक ऑर्गेनिक रूप से प्राकृतिक घटना के रूप में यह चीज लेकर के आती है रोज, यह ऐसी खुमारी जिसमें यांत्रिक रूप से जो मैं है और वो सोच विचार का जो एक भीषण रूप से सम्मोहन के रूप में प्रभाव है वह एक तरफ सरक जाए और शरीर भी वो शरीर अपने अनुशासन में है, शरीर को कोई जरूरत नहीं है मन की, तो वो प्रॉपर नींद ले चुका है, उसका पेट भरा हुआ है, वह बीमार नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक है, तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी बाहर की प्रक्रिया में खुमारी को उघाड़ने में। खुमारी को उघाड़ने के लिए मन हस्तक्षेप करता है जो उसके ऊपर चढ़ बैठता है। तो अब हम ऐसे अन्वेषण के क्रम में आते हैं कि क्या ऐसा अन्वेषण हो सकता है जो हम नहीं कर रहे हैं, यानी जो मानसिक क्रियाकलाप है उससे मुक्त है, ऐसा अन्वेषण, उसमें हम खुमारी की थोड़ी तलाश कर सकते हैं। क्योंकि खुमारी को जैसा हमने समझा है, खुमारी में मैं की संरचना वो बिल्कुल निष्क्रिय है, ये मैं का एहसास बिल्कुल रूप से निष्क्रिय है और मन की संरचना निष्क्रिय है। तो मैं और मन इन दोनों का निष्क्रिय होना ये खुमारी का लक्षण है। तो क्या हम लोग ऑर्गेनिक रूप से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक मन की ही क्रिया होगी जो कि अंदर विकृति पैदा करेगी। क्या ऑर्गेनिक रूप से मैं और मन की इस पूरी जो गतिविधि है, इसका जो पूरा क्रियाकलाप है, उसको सरकाया जा सकता है ताकि उनके पीछे जो खुमारी का जीवन बह रहा है वह अनावृत हो सके। यह जो यांत्रिक रूप से बनावटी संरचना मैं और मन की चल रही है, ये एक तरफ सरक करके वो जो भीतर खुमारी का एहसास बह रहा है, जो कि थोड़ा सा नशे में और थोड़ा सा
नींद और जागरण के मध्य हमारी झलक में आता था, वह बिल्कुल जीवन का हिस्सा हो जाए, वो खुमारी। उसी पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। यह हमारे अन्वेषण में यह बात प्रकाश में आई है कि जब हम लोग असंभव प्रश्न उठाते हैं तो असंभव प्रश्न उठाने में एक तरफ मैं की गतिविधि वह शिथिल हो जाती है, स्थगित हो जाती है, और दूसरी तरफ जागरण भी शुरू हो जाता है। तो मैं का स्थगित होना और जागरण का शुरू होना, यह दोनों ही, इन दोनों के मध्य में जो संधिकाल है वो खुमारी को लेकर के आता है। तो अगर हमने नैसर्गिक अन्वेषण को जगह दी, यानी नैसर्गिक जागरण को जगह दी असंभव प्रश्न के माध्यम से, तो जो हमारे भीतर उघड़ करके जीवन आता है, यदि हम उसको शब्दों में थोड़ा सा रेखांकित करना चाहें तो वो खुमारी, वहां होश नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे हम होश जानते हैं वो मैं का होश है। हम होश में चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तथाकथित ध्यान की विधियों में ऐसा होता है ना, होश पूर्वक कदम रखिए, होश पूर्वक आती जाती सांस को देखिए। इसमें होश साधने वाला है। आप चाहे साक्षी के रूप में भी आती जाती श्वास को देख रहे हैं, ये इसमें साक्षी के रूप में आपकी उपस्थिति, मैं की उपस्थिति है। लेकिन असंभव प्रश्न इस साक्षी को भी बर्खास्त कर देता है। असंभव प्रश्न ऐसी संभावनाओं को उठाता है, वह अन्वेषण तक में वह मैं को खारिज कर देता है। कि जब हमने यह सवाल उठाते, क्या ऐसा अन्वेषण संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं? संभव प्रश्नों के माध्यम से हम उठाते हैं कि क्या इस बात का, क्या इस अवलोकन, क्या ऐसा अवलोकन संभव है, ऐसा अन्वेषण संभव है जिसमें इस बात का पता लग सके कि मेरी पीठ दीवार को छू रही है या नहीं। अब इस प्रश्न को, जो कि संभव प्रश्न है, पीठ को बस दीवार के प्रति जो सेंसेशन है, वहां पर एक होश की जरूरत है, और वह तुरंत मस्तिष्क को संदेश चला जाएगा। इसमें मैं की कहां जरूरत है? इस अन्वेषण में अगर आपने यह प्रश्न पूछा मुझसे कि क्या पीठ दीवार को छू रही है, अब तक मुझे यह एहसास था कि मैं पता लगाऊंगा कि पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है। लेकिन आपने कहा कि इस चीज का क्या ऐसे अन्वेषण हो सकता है जो आप नहीं कर रहे हो, और फिर प्रश्न दिया मुझे कि क्या पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है। और मैं अपने अंदर इस प्रश्न के साथ में हूं कि इस प्रश्न का नैसर्गिक अन्वेषण क्या है। आपको मैंने सुना, आपको मैंने नहीं, आपको सुना गया। सुनने में मस्तिष्क को, कान में आवाज आई, वह मस्तिष्क में उस संदेश गया कि क्या पूछा जा रहा है, और शरीर को यह संकेत मिल गया उस बुद्धि से कि इस चीज का पता लगाने के लिए पूछा जा रहा है। और तत्क्षण पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है, इसका अवलोकन हुआ, इसका निरीक्षण हुआ, और उत्तर निकल करके आ गया। इसमें मेरी कहां भूमिका है? यानी अन्वेषण नैसर्गिक हो गया संभव क्षेत्र में। अब इसी तरीके से असंभव क्षेत्र में जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसा जीना संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरी उपस्थिति से मुक्त हो, यह असंभव प्रश्न है। अब इस असंभव प्रश्न के लिए कि क्या ऐसा जीना संभव है जो मेरी उपस्थिति से मुक्त है, अगर इसका अन्वेषण करने के लिए मैं जा रहा हूं तो मेरी उपस्थिति है। पर यह भी कहा जा रहा है कि अन्वेषण भी होना है। अन्वेषण यानी नैसर्गिक अन्वेषण होना है, और इसका अन्वेषण मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए अन्वेषण मैं से मुक्त हो गया। पहला तल स्पष्ट हुआ कि अन्वेषण मैं से मुक्त हुआ। फिर दूसरी बात आई अन्वेषण में,
फिर दूसरी बात आई कि अन्वेषण में क्या ऐसा पाया जा रहा है कि जीवन मैं की उपस्थिति से मुक्त है? इसका पता कैसे लगेगा? यह बात पहले ही तल पर उघड़ करके सामने आ गई जिस क्षण में नैसर्गिक अन्वेषण ने प्रवेश किया, यानी बिना मेरे द्वारा किए जा रहे अन्वेषण ने प्रवेश किया, यानी मैंने अपनी व्यर्थता देखी अन्वेषण में कि अगर मैं इस प्रश्न का अन्वेषण करने जा रहा हूं कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो मेरी उपस्थिति से मुक्त है, तो वह मेरी ही उपस्थिति होगी और इस कारण मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। पर अन्वेषण शुरू हो गया, मेरी भूमिका सीज्ड हो गई, मेरी भूमिका बाधित हो गई, पर अन्वेषण शुरू हो गया। वहां पर अन्वेषण भली भांति स्थापित हो गया कि क्या ऐसा जीवन संभव है? जीवन वहां पर है। इस प्रश्न ने ही उस जीवन को वहां पर उघाड़ दिया। वहां पर नैसर्गिक रूप से मैं तो वहां पर इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा तक में नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इस प्रश्न के अन्वेषण के बाद जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष की प्रतीक्षा में वहां पर उपस्थित हूं, तो जिस जीवन का अन्वेषण हुआ वो मैं की उपस्थिति से युक्त हो गया। इसलिए मेरी तो भूमिका उस उत्तर की प्रतीक्षा तक में नहीं लागू हो सकती है। इस प्रश्न के उठने में ही वह जीवन उद्घाटित हो गया जो मैं से मुक्त है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पा रहा हूं? वह जीवन तत्क्षण उद्घाटित हो गया और उस उद्घाटित जीवन में ऐसा जागरण है जो मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा जागरण जो मैं नहीं कर रहा हूं। पर वहां पर दूसरी भी बात नहीं है कि जागरण भी है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और तुरंत इस बात का भी सत्यापन होता है कि क्या वहां पर प्रमाद है? नहीं, प्रमाद नहीं है। वहां पर भरपूर प्रचंड रूप से नैसर्गिक अन्वेषण स्थापित है। रोया रोया जागा हुआ है, लेकिन मैं नहीं जागा हूं उसमें। वो खुमारी, मैं नहीं हूं, जागरण भरपूर है, वो खुमारी। मैं का परिपूर्ण समर्पण है उस असंभव प्रश्न में और जागरण भरपूर है, वो खुमारी। अर्थात अब इस जागरण को मैं नहीं लाया हूं, यह मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है। यह जागरण, यह मेरी किसी जुगत का परिणाम नहीं है। इसका मतलब है यह नैसर्गिक जागरण है। नैसर्गिक जागरण जो है वो खुमारी का पर्याय है। नैसर्गिक जागरण को ही हम खुमारी कहते हैं। ऐसा जागरण जिसमें मैं नहीं है, वह कैसे हम जान सकते? क्या ऐसे किसी जागरण को हम जान सकते हैं जो जिसमें मैं नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम उसको जानने के लिए जाएंगे वैसे ही वहां पर जो भी जागरण होगा वो मैं द्वारा वेरीफाई होगा। है? और दूसरी बात, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि अब वहां प्रमाद है? नहीं, प्रमाद भी नहीं है। तो क्या यह ठीक वही स्थिति नहीं हो गई जैसे कि जब निद्रा से हम जागरण में आते हैं, सुप्त अवस्था से जागृति अवस्था में आते हैं, कि वहां पर मैं भी नहीं है, पर नींद भी नहीं है और जागरण है, बिना मैं का जागरण है। पर वो थोड़ा सा उस क्षेत्र में आया, प्राकृतिक रूप से शारीरिक संरचना के क्रम में है, यह चीज सांगोपांग रूप से उद्घाटित हो गई, जिसमें पूरी मैं की संरचना, विचार की संरचना, मन की संरचना ऑर्गेनिक रूप से असंभव प्रश्न के द्वारा स्थापित नैसर्गिक अन्वेषण में किनारे लग गई। उसने जो अनुचित हस्तक्षेप किया था, यांत्रिक हस्तक्षेप किया था, वह सारा हस्तक्षेप सरक करके एक तरफ हो गया। और वहां पर जो अनुचित हस्तक्षेप था वो एक तरफ हुआ, तो शरीर कभी हस्तक्षेप करता नहीं। शरीर को तो मन जो है वह जबरदस्ती करता है कि ऐसा करो, ये खाओ, वो पियो। वहां पर उघड़ गई खुमारी, वहां पर ऐसा जीवन उघड़ गया
तो हम लोगों के सामने जो यह प्रश्न आया था कि असंभव प्रश्न ले जाकर के हमको जंगल में फेंक देता है, नहीं, असंभव प्रश्न के द्वारा स्थापित नैसर्गिक जागरण हमको खुमारी में विलीन कर देता है। और खुमारी सच, यानी ऐसा जागरण जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें परिपूर्ण समर्पण है, मैं का परिपूर्ण विसर्जन है और जागरण भरपूर। जागरण अपने रोए रोए से है, पर मैं की कहीं रूपरेखा नहीं, एक हल्की सी भी मैं की लकीर नहीं अंदर। इसी को हम खुमारी कहते हैं। आज इसी प्रश्न के साथ हम लोग रहते हैं सांझ तक कि क्या यह ऐसा है। इसके बाद इसमें जो भी कुछ आएगा उस पर हम लोग संवाद करते चलेंगे। हां, संवाद का अर्थ है कि वह संवाद जो कि अगर खुमारी जैसी कोई चीज है तो उसे मांजे, उसे और भी निर्मल करे, उसके ऊपर से और भी मैल छांटे, ताकि वह खुमारी वाली जो स्थिति है, जो अभी हमारा सोच विचार और अहंकार के जगत में चल रहा जीवन है, वह घुले, वह मिटे और इस खुमारी का वहां पर फलना फूलना घटित, फलने फूलने को अवसर मिलता चले। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, फिर इसी अन्वेषण के साथ रहेंगे और सांझ की बैठक में और जो अवलोकन होगा उसे साझा कर लेंगे।